इजराइल में जो कुछ हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उस विषय पर बातचीत के लिए आज हम स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो मिडिल ईस्ट मामलों के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। इनकी किताब आई थी 3 साल पहले। किताब का नाम था सऊदी अरबिया एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड। उस किताब में इन्होंने विस्तार से लिखा था कि आने वाले तीसरे साल, यानी कि आज हम 2023 में हैं, क्या कुछ होने वाला है मिडिल ईस्ट में, और ख़ासकर इकोनॉमी पे क्या होने वाला है। सऊदी अरबिया किस तरह से बदलेगा, वहाँ पर चीन, ईरान, ये सब किस तरह से एक्टिवेट होंगे, एक लॉबी बनेगी, और साथ साथ इजराइल में क्या होने जा रहा है, गाज़ा में क्या होने जा रहा है, फ़िलिस्तीन पॉलिसी में क्या चेंजेज आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को इन्होंने विस्तार से लिखा था, और लगभग उस किताब के हवाले से लगता है कि जैसे उसका आईना हम देख रहे हों, उसी हाल पे हम देख रहे हों। तो किताब के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करेंगे कि क्या सोच के, किस रिसर्च के आधार पर डॉक्टर साहब आपने ये किताब लिखी थी, क्या कुछ आपको उस समय एहसास हुआ था जो आज घटित हो रहा है, हमारे बीच में घटनाएं चल रही हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करें, फिर आगे चलते हैं। ऐसा था कि जब मैंने मेरा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में मैं काफ़ी गया आया हूँ, और अच्छा करीब 10-15 साल मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस रहा जी। और जिस तरीके से वर्ल्ड का ध्रुवीकरण हो रहा था, खासकर आर्थिक मतलब इकोनॉमिक फील्ड में, कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और ईस्टर्न इकोनॉमी किस तरीके से राइज कर रही थी, उसमें इंडिया और चाइना किस तरीके से अपना वर्चस्व बना रही थी इमर्जिंग इकोनॉमी के नाम पर, और पुतिन के आने के बाद से फिर से रशिया जिस तरीके से राइज कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं क्लैश होने की स्थिति में आ ही गया था। तो ये जो है पृष्ठभूमि ने हमको फिर जो है मिडिल ईस्ट को फिर से रिवाइज करने के लिए कहा। तो उसमें हमने अपनी किताब में कहा कि जो है, जो 70 साल से जो है स्पेशल रिलेशन यूएस का रहेगा, वो चाइना रिप्लेस करेगा। अच्छा। क्योंकि उसकी जो है इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, और सारे कॉर्पोरेशंस हैं, और एनर्जी मार्केट है, ये और चीप जो है गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ये सब उसी के पास जा रही हैं, तो उधर शिफ्ट करेगा। और इंडिया का भी प्रोफाइल इकोनॉमिकली बढ़ रहा है, तो उसका भी रोल होगा। लेकिन साथ ही साथ ईरान को जब हम देखते हैं, तो चाइना ये चाहेगा कि हम दोनों कंट्री से अच्छा रिलेशन बनाए। तो उस वक्त जो है सऊदी अरब जो है यूएस के साथ था, तो नहीं हो पाया था। तो इधर जो है चाइना ने फिर ईरान की तरफ देखना शुरू किया, और चाइना का रशिया के संबंध शुरू किया, और इधर चाइना और रशिया में जो ध्रुविक आपस में त्रिकोण, डिप्लोमेटिक त्रिकोण बना, तो इससे ये सिचुएशन उभर के आई। और फिर बाद में जब हमने देखा कि अब तो तेल का युग ख़त्म होने वाला है। सऊदी अरबिया का जो एक हार्ड लाइन की इमेज थी, एक फंडामेंटलिस्ट वहाबिज्म की इमेज थी, उस पर भी वो नहीं चलने वाला था। तो एमबीएस जब आया, नया क्राउन प्रिंस आया, तो उसने सारी चीज़ों को जब एनालाइज किया, तो उसको लगा कि हमको एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। और मैं फिर एक बार और इंटरप्ट करूंगा बीच में, कि मुझे लगता है कि चीन ने इस कूटनीतिक त्रिकोण को आगे बढ़ाने के पीछे शिनचियांग की पॉलिसी भी रही है जी। वो चाहता था कि शिनचियांग को, क्योंकि आज हम शिनचियांग जाते हैं तो शिनचियांग की तस्वीर वो वाली नहीं जब कबीलाई समाज हुआ करता था। मोस्ट मॉडर्न सिटी के रूप में शिनचियांग बन चुका है, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। तो किसी दौर में लोग कहते थे कि भाई उइगुर जो हैं वो विद्रोही को दबाने की चेष्टा हो रही है। आज उइगुर भी इनके साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सऊदी इनको शांत करने में, क्योंकि तमाम मस्जिद शिनचियांग वाले इलाके में उसको डोनेशन सऊदी अरब से ज़्यादा है। मतलब मैं चाइना भी गया, तो वहाँ पे मुझे बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें दिखनाई पड़ी। चाइना का विकास ही नहीं देखा, बल्कि जिस तरीके से एक नेशनलिस्ट पॉलिसी लेके चला। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर नेशन के खिलाफ कोई जाता है, तो उसके खिलाफ चाइना रहता है, तो उस पर रिफ्रेशन। तो चीन ने इस दूरगामी नीति के तहत मुझे लगता है इस कार्ड को खेलने के खिलाफ। लेकिन अब आज के करंट के हालात को जो हम देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ जो स्टेटस कोइस पावर है, जो वहाँ पर पहले से बनाए हुए हैं अपना, तो उसको ये पसंद नहीं आएगा। तो एक बड़ा जो है टसल शुरू होगा, बड़ा संघर्ष शुरू होगा, जिसमें मारपीट होगी, सारी चीजें होंगी। आईसिस भी आया उसमें, तमाम ये उसी की कड़ी है, किस तरीके से एक पावर जो पहले से वर्चस्व था, सीरिया को धीरे धीरे खत्म किया। ये सारा अब बच गया है सिर्फ ईरान जी। तो अब ईरान बच गया है, तो लेकिन अब अमेरिका के पास क्या है, सिर्फ इजराइल बचा हुआ है। क्योंकि अमेरिका की जो है लोग से अपने खेलने के लिए इजराइल, हाँ, मतलब इमेज जो पहले थी
एक और बहुत ही सऊदी अच्छी, अरब भी आपको लगता है कि उसके हाथ से निकलता जा रहा है? बिल्कुल अब वो भी देख रहा है कि भाई इकोनॉमिकली सऊदी अमेरिका जो है अब उस तरीके की नहीं चीजें रह गई हैं। अमेरिका वो भी देख रहा है कि जो 10 साल की जो लड़ाई हुई है उसमें सिर्फ आर्म्स का बिजनेस किया गया है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन जो वो कर रहा है उसमें टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये कहाँ जाएगा? ये हमारे बड़ी मार्केट में इधर ईस्ट की तरफ आएगा। तो इसने उसको मजबूर कर दिया है कि किस तरीके, अभी आप देखिए कि बेल्ट एंड रोड का जो अमेरिका कितना खिलाफ है, लेकिन कोई भी गल्फ की कंट्रीज ने बेल्ट एंड रोड के खिलाफ कोई नहीं किया, बल्कि एग्रीमेंट करके उसके साथ साझेदारी कर रहे हैं। आपका मतलब वन बेल्ट वन रोड मतलब कर रहे हैं। तो ये मतलब लग रहा है कि, और उनके जहन में ये बात आ गई है कि हमको मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहना है। ऐसा नहीं है कि साइनोसेंट्रिक हो जाए कि चाइना के अंडर में चले जाए, रशिया अमेरिका के बाद। तो वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का विजन देख रहे हैं कि जिसमें जो है सऊदी अरबिया और बहुत सी कंट्रीज जो है वहाँ की, तो जो कि हमारे भी विजन से मैच कर रहा है। इंडिया भी चाहता है, चाइना को तो छोड़ दे, इंडिया भी चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, जिसमें जो है मुझे ध्यान है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड पे आपने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में एक पेपर भी आपने पढ़ा था, मैं उसमें था मौजूद। तो उस समय मुझे लगता है कि ये 4 साल पहले की बात है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट, बहुध्रुवीय विश्व का ये अवधारणा जो है उसे आगे बढ़ाने की चेष्टा में भारत भी बहुत आगे रहा है, एक्टिव रहा है। भारत भी ये नहीं चाहता कि किसी सारे अंडे एक जहां रख दिया जाए, हाथ मरोड़ दिया जाए, क्योंकि देखिए, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि भारत जिस तरह से कभी मल्टीपोलर वर्ल्ड वाले कॉन्सेप्ट को लेके आता है, और बहुत पहले से गुट निरपेक्ष की नीति हम लेके आ रहे थे, लेकिन जब ये जो गजा की लड़ाई शुरू हुई उसमें शुरू का बयान जो भारत का था, उसमें भारत का बयान एक पक्षीय था। मतलब वो एकदम इजराइल के समर्थन में और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन वाला बयान था एक तरह से। तो भारत पर एक सवाल तो बन गया था विश्व में। ये बना भारत एक साइड की तरफ चार अभी जब ताज़ा बयान आया है, अरिंदम बागची ने जो बयान दिया है वो बड़ा संतुलित है। उसमें लगता है कि जैसे भारत सरकार फिर से वापस उस मल्टीपोलर कॉन्सेप्ट पे उस पे ये लो आ रहा है। जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, खासकर अरब गल्फ का जो रीजन है, उसमें हमारे करीब बहुत से स्टेक्स हैं, बहुत से फायदे जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी एनर्जी का 50% से ऊपर वहीं से आया, 60% एनर्जी वहीं से आ रही है तेल। अगर हम मतलब 9 मिलियन लोग जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, 90 लाख लोग हमारे लोग, हाँ, और वो $40 बिलियन भेज रहे हैं यहाँ पर। 164 सी एरिया है, छोटी सी पॉपुलेशन है, लेकिन 164 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड कर रहे हैं सऊदी अरब से, पूरे उस जोन से। उससे ईरान फटा देते हैं, क्योंकि वो ईरान को माइनस करके बाकी मिडिल ईस्ट को देखें। तो खाद जो हमारी आ रही है, हमारी जो खाद से फूड सिक्योरिटी जो हो रही है, जो मिनरल्स आ रहे हैं, अब ये मतलब ये इग्नोर नहीं किया जाए। तो मैं एक लेकिन क्या इस युद्ध से अभी जो कुछ चल रहा है, मैं ये एस्टिमेट कर रहा था कि दोनों तरफ का जो आर्थिक लेन देन है करीब 250 से 300 बिलियन डॉलर का बहुत बड़ा पूरे प्रतिवर्ष हो रहा है। जी किसी भी रीजन से इतना नहीं होगा। मेरा ख्याल यूरोपियन यूनियन भी इस तरह के ट्रेड, वो लोग आर्म्स बेच के हमको पैसा ले लेते हैं, यहाँ से कोई पैसे नहीं जा रहा, वो एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी को वो फिर वर्कर को बुला के कंपनसेट कर दे रहे हैं सर्विसेज से। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो अभी चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिन से नहीं चला, 10वां दिन आज हम जब 10वें दिन में प्रवेश कर जाएंगे, तो 10 दिनों में इकोनॉमी पे कितना असर पड़ा है? खासकर मिडिल ईस्ट भी, कोई ये नहीं कि गाजा वाले इलाके में या इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई जो है उससे मिडिल ईस्ट प्रभावित नहीं है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है, कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही हालत में। तो इकोनॉमी पे 10 दिन में कितना असर पड़ा है ये हम जानना चाहेंगे। अभी देखिए, कल का जो न्यूज़पेपर आए हैं इंटरनेशनल, न्यूयॉर्क टाइम्स है, ब्लूमबर्ग है, जो उन्हीं के फॉक्स है, फाइनेंशियल टाइम्स है, ये सारे जो हैं, इन लोगों ने एक आंकड़ा दिया कि तेल का दाम $5 बढ़ गया पर बैरल। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे ऊपर जो अगर $1 बढ़ता है तो करीब बिलियंस ऑफ डॉलर का हमारे ऊपर खर्च पड़ जाता है। तो ये डर है कि भारत में भी तेल की कीमतें बढ़ेगी, ऐसा हम मानते हैं। 80% से ज़्यादा 83% जो है हम तेल खरीदते हैं जी। तो और तेल जो है एक ग्लोबल कमोडिटी है, तो उसका कहीं भी कुछ होगा तो उसका असर जितने भी लोग खरीदेंगे उसके ऊपर आएगा। तो और इजरायली जो करेंसी है शेकेल, वो 7% डाउन हो गई थी 2 रोज पहले, अभी तो और डाउन हो गई, डाउन हो गया। उसका स्टॉक मार्केट डाउन हो गया है।
और आर्म्स वगैरह जो है वो भी एक तरीके से सारे लोग जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उतना आर्म्स बिकने का यूएस का चांस नहीं है। और आर्म्स टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं उस तरह से तो यूक्रेन में हुआ जी उस अब ये जो है अभी अगर ये वार हो जा रही है, अमेरिका और यूरोप जो है इजराइल के पीछे खड़े हैं वो जो कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी दे रहे हैं कि कोई और कंट्री वार में इन्वॉल्व ना हो ताकि उसका आर्थिक इम्पैक्ट ना आने पाए। तो दुनिया में फिर उनकी जो है भद पिटेगी कि भाई आपकी वजह से जो है अभी तो कोरोना से दुनिया उबर नहीं पाई थी, वर्क आर्थिक मतलब उसके बाद यूक्रेन आ गया, आपने यूक्रेन आ गया, फिर आपने मिडिल ईस्ट ला दिया, जबकि एक गाजा में जो चीजें हो रही हैं गलतियां तो दोनों तरफ से हुई हैं बिल्कुल, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा करना शुरू कर दिया, उसके पीछे आप बैठ के उसको पुश कर रहे हैं। अब आप 11 लाख लोगों को आप कह रहे हैं कि 24 घंटे में छोड़ दें आप वहां से, और उनके ऊपर बम्बार्डमेंट भी हुआ है, अस्पताल भी छोड़ दें, सारी चीजें आप सोच लीजिए। वो तो खंडहर में बदलता ही जा रहा है पूरा। और मुझे लग रहा है कि जब आप बात कर रहे हैं जी, तो शायद उस कुछ समय बाद ही पता खबर आए कि गजा पे कंप्लीट कब्जा हो गया है, कारपेट बम्बिंग हो ही गई है। कहते हैं कि डिफेंस जो कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट कर रहे हैं इजराइल डिफेंस के नाम पे जो है रिवेंज ले रहा है, किससे जेनोसाइड हो रहा है। अब हमास ने किया है तो उसका खमियाजा पूरी जो है एक आम जनता भुगत रही है। हाँ, अब देखिए टूरिस्ट भुगत रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, वहां जाए उसके घसीट के ह्यूमन शील्ड बना दिया हमास। पहली गलती हमास ने ऑफ कोर्स की है, लेकिन उसके बाद वाली जो गलतियां हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा राह चलते लोग परेशान। देखिए हमारा जो गाजा स्ट्रिप है उसका जो क्षेत्रफल जो है वो समझ लीजिए लखनऊ के बराबर है। बिल्कुल लखनऊ के बराबर छोटी सी जगह में 2003 में रामल्ला में जा चुका हूं, इसलिए उस ज्योग्राफी को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से मैं वाकिफ हूं। तो 25 लाख लोग उसमें किस तरीके से रह रहे थे, और दुनिया की सबसे गहन आबादी वाला क्षेत्र, बिल्कुल सबसे हाईली डेंस जो सिचुएशन, और उसपे कारपेट बम्बिंग हो रही जी। तो जो भी तो मरने वालों का रेशियो 2000 से ऊपर पहुंच गई है, और मतलब 7000 8000 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं, और तमाम। लेकिन फिर मुझे लगता है ये आंकड़े कम बताया जा रहा है। कम बताया जा रहा है। इंटरनेशनल उसमें मैं देख रहा था क्रिमिनल कोर्ट की नजर है इन चीजों पर। 50 फैमिलीज तो बिल्कुल खत्म हो गई, उनका एक भी बच्चा नहीं बचा। तो 50 फैमिली इस धरा से खत्म हो चुकी है। आप इस मतलब अस्पताल को नहीं छोड़ा जा रहा है कुछ, तो ये इनडिस्क्रिमिनेट और ऐसे विपुल जो जैसे कि व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो है अगर आपकी शरीर से लग भी गया तो आपकी हड्डी तक गल जाती है। जो ये भी तरह केमिकल वेपन हुआ। केमिकल वेपन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वार क्राइम में आता है ये। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया चुपचाप बैठी हुई है। इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, और अभी और आएगा, और अब तक यूएन का कोई रोल नहीं दिखा, कोई मतलब बस वो एक डिप्लोमेटिक दबे हुए कि मैं क्या बोलूं, जब आप जो कहेंगे मैं बोलूंगा, ये वाली स्थिति आ गई है। तो हमारी जो पॉलिसी है OIC का मतलब उसमें उसका कोई रोल नहीं समझ नहीं है, क्योंकि कोई सब चुपचाप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं तमाशा। कोई अभी तक ईरान के अलावा और टर्की के अलावा थोड़ा से, और कतर थोड़ा बोला, कतर तो इसके अलावा जो है ईरान और कतर के अलावा कोई बोले ही नहीं। जी। तो अब कैसे जो है ये युद्ध कैसे रुकेगा? अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन जब चलेगा, जो अभी 24 घंटे का टाइम दिया, 4-5 घंटा और बचा हुआ है, उसमें क्या हालात होंगे ये अकल्पनीय है। मतलब लोग अगर थोड़ा से मानवीय हृदय लेके या हालात को देख के करें तो मेरे ख्याल से उनको बहुत ही गलानी होगी कि हम 21वीं सदी में होकर भी इस तरीके की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज है डॉक्टर साहब, जो डेवलपमेंट ईरान की तरफ से आ रहा है वो भी बहुत, उससे नहीं लग रहा है कि कोई सुलह सपाटे की बात है, उसमें आग में और पेट्रोल डालने की जो बात होती है वो होती है। अब क्या हुआ है कि इंसिडेंट अभी की बात है कि इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री जो हैं, मतलब कि ईरान की बात मैं कर रहा हूँ, हुसैन अमीर अब्दुल हियान, उन्होंने लेबनान की यात्रा की। वहाँ हिजबुल्लाह के जो महासचिव हैं सैयद हसन से मुलाकात की, और उनसे बाकी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। ये भी कि अगर हमारे लोग अगर डिस्टर्ब होते हैं कहीं से भी तो हम पूरी तैयारी में। हिजबुल्लाह फिर डायरेक्ट कूदेगा हमास के साथ। देखिए ईरान का की समर्थन एक, दूसरा ये कि ईरान जो सारी चीजें क्या आत्मघाती कदम उठाना जा रहा है, या क्यों ईरान इस तरह से बहुत ज्यादा, या तो अपने पूरे कद को उसने मिडिल ईस्ट में ऊंचा कर लिया इस लड़ाई में? देखिए क्या आप सोचते हैं? मतलब ऐसा हुआ कि जब ये ईरान और सऊदी अरब में पीस हुई, चाइना ने कराया जी,
तो अब सऊदी अरब अलग हो गया, वो तो पीसफुल नेशन हो गया। बिल्कुल। अब सारा बर्डन ईरान आइसोलेट हो गया। अब ईरान का सब और सैंक्शन के अंदर चल रहा है, और ईरान के प्रॉक्सीज चारों तरफ फैले हुए हैं। ईरान ने जानबूझ के फैलाया है कि मैं एक ही हूँ, मेरे खिलाफ सब हैं। तो अब ये ईरान, अब वो ये देख रहा है कि लोग जो है वेस्ट कंट्रीज के जो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को ईरान ने बनाया है जी। तो अब ये जो वार क्राइम हिजबुल्लाह ने किया है, जो इस तरीके का एक्ट किया है, इसके पीछे ईरान है। तो जो पीछे उसको शह दे रहा है, उसको सबक देने का वक्त आ गया है। तो अब जो एक इतनी छोटी सी लड़ाई है जिसमें इजराइल खुद काफ़ी है, और उसके बावजूद अमेरिका ने 2 सबसे एडवांस बेड़े भेजे हैं, समुद्री बेड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर असलहे भरे हुए हैं। तो किसके लिए है? तो ईरान इससे डर गया है कि अगली बार हमसे होगी। तो ईरान पहले से जो है एक सेक्टेरियन गेम खेले हुए शिया सुन्नी का जो है, और उसको अपने सुन्नी पॉपुलेशन, शिया पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है। तो नहीं, ईरान भी मुझे लगता है कि इंटरनली तो डिस्टर्ब है। हाँ, वहाँ भी बहुत अच्छा नहीं, सिचुएशन नहीं है, ऊपर से दिख रही है। तो क्या ईरान ने दुनिया का ध्यान बटाने के लिए, अपने देश का ध्यान बटाने के लिए जानबूझ के इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को एक्सेलेरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है? वो तो कह रहा है कि मतलब हम पार्टिसिपेट नहीं है, लेकिन हम जो है इसको जो है मतलब वेलकम करते हैं। ये इजराइल हमास का जो है ये अपना कदम है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन हम इसको जो है कंडेम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमास के साथ जो हो रहा है, फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, ये उनका राइट बनता है रेजिस्टेंस करने का। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान इस तरीके से सोच रहा है कि अगर हमने ये सब नहीं किया तो अगला नंबर हमारा ही है, क्योंकि हम ही एक ऐसी दूसरा डोमेस्टिक उसकी जो पॉलिसी है, जिसमें जो रिजेंटमेंट है, जो वो सैंक्शन की वजह से बिल्कुल चरमराया हुआ है अंदर। नहीं, और भी कई सारे इशू जो थे, महिला का इशू है। हाँ, महिला वाला सबसे बड़ा इशू है, मतलब। और अभी जो प्राइज वो सब मिला प्राइज को लेके, जो जेल में वो महिला है, तो ये सब लेके भी ईरान की घबराहट, वेस्ट का दबाव तो लगातार रहा है एक तरह से। वो तो शुरू से रहा, शुरू से 79 से ईरानी रिवॉल्यूशन से उसके बाद। लेकिन अब जो है एक एंगल इसमें ये भी आ रहा है कि ईरान ही एक ऐसा है जो कि चैलेंज कर सकता है, क्योंकि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अब जो हिजबुल्लाह के पास जो है इतने एडवांस मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी है जो कि F-16 को भी मार जा सकता है। लेकिन आई डाउट डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये लड़ाई में अचानक ये आए और पूरी ताकत के साथ आए, अब तक हम लोग ये मानते थे कि हमास के पास रॉकेट वो भी छोटे मोटे मिसाइल दागने की टेक्नोलॉजी रही है पिछले 10 साल का आप देखिए तो। लेकिन इस समय जिस तरीके से लड़ाई इन्होंने, जो हमलावर तरीका था, उससे पूरी दुनिया हिल गई, ये तो बात मान के चले हम। और क्या इस रॉकेट टेक्नोलॉजी को और इन्हेंस करने के लिए, या उनके मिलिशिया को और ताकतवर बनाने के लिए, क्या उसके पीछे नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ये सारा एंगल उस पर हम जोड़ सकते हैं क्या? ये लोग टेक्नोलॉजी इन्होंने ईरान के माध्यम से ट्रांसफर की है। मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने ये बात बहुत अच्छी उठाई है कि हमास ने इतनी कैपेबिलिटी कैसे डेवलप की, जबकि मोसाद और इजराइल शिन बेत वगैरह जो, हाँ, शिन बेत उनकी डोमेस्टिक था। इजराइल इसी पे जो है आर्म्स बेच रहा था दुनिया में, कि पूरी दुनिया बेच रहा था। मैंने अभी हाल में अपने आर्टिकल में इसकी चर्चा की, मतलब कि इनका भौकाल खड़ा करके कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी है हमारे पास है विजिलेंस, जी। जबकि ये मोसाद के ट्रेंड किए हुए कुत्ते यहाँ प्रधानमंत्री निवास में भी 22 कुत्ते भेजे गए थे 2017 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी ताकत को, हमास ने एक झटके में इनको धराशायी 7 मिनट में इनकी पूरी जो और आर्म्स इंडस्ट्री को, और खासकर जो इंटेलिजेंस को, हाँ, वो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा झटका ये लगा है, ग्राउंड जीरो पर ला दिया इस व्यापार की टेक्नोलॉजी जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती है आपको, ह्यूमन जो है। और खुद वहाँ का जो अखबार है, जो जेरूसलम पोस्ट वगैरह, कभी हम मानते थे कि सरकार समर्थक अखबार है, वहाँ कुछ कॉलमिस्टों ने कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी आई जिसमें ये सवाल पूछा भी गया है कि नेतन्याहू इस सवाल का जवाब दें कि ये किस, एक कॉलमिस्ट है वहाँ पर, उनका नाम अभी बताता हूँ देख के, कि उन्होंने ये जेरूसलम पोस्ट में लिखा है, सेंट जे फ्रांसमन। तो 13 अक्टूबर को उन्होंने प्रकाशित अपने कॉलम में लिखा है कि एक सशस्त्र आतंकवादी समूह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक की सुरक्षा पर काबू पाने में कैसे सफल हुआ। मतलब हमास जैसा ग्रुप
कैसे सफल हुआ, और उस समय जबकि आपके हर तरह के मतलब कि आपके ड्रोन काम कर रहे हैं, आपके सारे सर्विलेंस सिस्टम 24 घंटा सारा कैसे कोलैप्स करके आपके सारा मतलब कहते थे हर जो है हर जो है 8 मिनट पे पूरी जो है वो तस्वीर लेता था, घर घर की बच्चे की तस्वीर जाती थी वहां पर। तो कैसे हुआ आखिर? मतलब ये चीज ये वहाँ के अखबार को क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ के एनालिस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी राष्ट्रवाद की लहर चला रखा है और राष्ट्रवाद में सब चीज़ दबाने की नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं। 2024 ये चाहते हैं कि हम निकाल दें इस राष्ट्रवाद के नाम पर। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अपनी सिक्योरिटी को ढीली करके हमला शायद करवाया हो। ये भी एक एंगल दिया जा रहा है कि शायद ये सब चीजें अपनी कोशिश, क्योंकि जो लॉ इन्होंने पास कराया था उसके खिलाफ वहाँ की जुडिशरी आ गई थी, वहाँ के डॉक्टर्स और नर्स तक सड़क पे आ गए थे। तो ये बड़ा खतरनाक स्थिति में थे। अगर ये एक्सपोज होगा अगर ये एक्सपोज हुआ कि कैजुअलिटीज बहुत हुई हैं, या तो कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा बताई जा रही हैं, 1300 लोग मर गए। तो 1300 लोग ये कि कभी जो है मतलब हुआ ही नहीं, यानी कि 1973 और 65 की जो वार हुई है, 70 वार सामने है, उसमें भी नहीं मरे इतने। तो अगर ये एक्सपोज हो गया, इसमें कहीं ना कहीं नेतन्याहू या किसी का रोल रहा होगा सिक्योरिटी ढीली करने में, इनको तो फांसी भी चढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल, वहाँ की पब्लिक खुद चढ़ाएगी, पब्लिक खुद ही कपड़े फाड़ देगी इनके। तो ये मतलब अब हो क्या रहा है, अब जो अगला प्लान जो आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक आ रहा है जी। ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, घर घर जाएंगे और हमास के नाम पे जो भी मिलेगा उसका नरसंहार करेंगे और उसको खाली कर देंगे। लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कोई रोल नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं आया। कोई जितने भी चाहे वो ब्लिंकन वहां पे गए हैं, चाहे उनके सेक्रेटरी गए हैं, डिफेंस सेक्रेटरी गए हैं, और भी लोग जो गए वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के, कोई सीज फायर की बात नहीं कर रहा। देखिए, लेकिन एक बात है, अमेरिका में 2024 में चुनाव, हमारी तरफ वहाँ भी चुनाव है जी। और अभी ट्रम्प जो है उन्होंने नेतन्याहू की भी आलोचना की, जिस तरीके से इन्होंने ढीला रखा और सब चीज़ें डोमेस्टिक पॉलिसी को। और ये युद्ध में एक तरह से ट्रम्प के ताज़ा बयान से ऐसा लगता है कि ट्रम्प ने एक तरह से, ठीक है कुछ यहूदी वोटर उनसे नाराज़ होंगे इस बात को लेके, लेकिन ट्रम्प ने बहुत लकीर खींच दी है। उसमें डोमेस्टिक पॉलिसी अमेरिका का भी इन्वॉल्व है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जो बाइडेन जिस लाइन को लेके चल रहे हैं, ट्रम्प उसके खिलाफ जा रहे हैं। और खिलाफ यहाँ तक है कि ये नेतन्याहू उसमें क्वेश्चन के अंडर में आते हैं, सवाल के प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ जा रहे हैं। लेकिन एक बात जाने, आप ये जान लीजिए ट्रम्प परेशान क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ट्रम्प की पॉलिसी को ही बाइडेन ने हाईजैक किया। अब्राहम एकॉर्ड बुलाया, उसमें जो है गल्फ कंट्रीज का इजराइल से जो है रिलेशन जो है नॉर्मल होने लगा। जब ये सिचुएशन आई तो फिर जो है हमारा भी परेशान हो गया था कि अब तो फलस्तीन इशू खत्म हो रहा है, उसके लिए भी हो गया कि अब कुछ करो। तो अब ट्रम्प ये देख रहा है कि मेरी सारी पॉलिसी तो बाइडेन हाईजैक कर ले गया। सारा जो है ज्यूस का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिकली, फंडिंग, इलेक्शन में फंडिंग, सारे आर्म्स इंडस्ट्री उनके मीडिया उनके हाथ में, स्टॉक मार्केट उनके हाथ में है, जैसे चाहे इलेक्शन को मैनिपुलेट कर दे पैसे से, फंडिंग करके। तो अब ट्रम्प जो है कुछ इस तरीके की स्टैंड ले रहा है, क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड का जो मेन जो था कि कैसे नॉर्मलाइज कराया जाए इजराइल का अरब कंट्रीज के साथ, वो ट्रम्प का ब्रेन था। तो अब इसको बाइडेन ने हाईजैक कर लिया। तो क्या इस पूरे खेल में ये जो दो राष्ट्र वाला सिद्धांत है, जिसको लेके कई सारे देश एक तरफ हैं, कुछ देश दूसरी तरफ हैं, क्या इसको और आगे बढ़ना है? किस दिशा में ये लड़ाई जाएगी? क्या होगा इसमें? मुझे तो नहीं लगता यूक्रेन जितना लंबा जाएगा, ये शॉर्ट जाएगा, लेकिन बहुत विध्वंसक लड़ाई होगी। अगर ये यूक्रेन जैसा लंबा हुआ, देखिए अगर हम देखें चाइना और रशिया को, तो ये चाहेंगे कि ये फिर जो है अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट के दलदल में चला जाए। अगर चाइना का राइज देखते हैं 2000 के बाद से हुआ है जी, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आई है, वो सारा जो है, उसने कहा कि मुझे जैक मा की एक बात याद आती है कि 35 बिलियन ट्रिलियन जो है यूएस ने वार इसमें खर्च किया, आर्म्स में, हमने 35 ट्रिलियन डेवलपमेंट में खर्च किया। तो ये राइज जो है, और जो साख गिरी अमेरिका की, सबसे बड़ा सुपर पावर का मतलब होता है कि एक ऐसा पावर जो सबकी प्रोटेक्शन दे जी, है ना, सबके लिए बराबर देखे। वो साख जो अमेरिका की गिरी है, और अगर फिर वो लड़ाई लंबी होती है, आर्थिक रूप से अगर सही माने जाए तो 250% जो है उनकी इकोनॉमी जो है कर्जदार है। अगर आखिरी लड़ाई, आखिरी कील जो होगी उसके ताबूत में कि
डॉलर को जो है एक रिजर्व करेंसी का दर्जा खत्म हो जाए। तो यानी इस लड़ाई में डॉलर भी प्रभावित होगा। हाँ। युआन जो चीनी करेंसी है, हाँ। चीनी करेंसी को फायदा होना इस आर्थिक इस लड़ाई उसी पे लगा ही है। मतलब ये कहा जा रहा था कि 2030 में एक लड़ाई चाइना के बीच में हो सकती है, लेकिन उसके पहले चाइना चाहेगा कि डॉलर को हम रिप्लेस कर दें। तो आपको लगता है कि चाइना ने एक तरह से अमेरिका को भी उलझा दिया इस मामले में? अब देखिए, हमको ये नहीं कहना चाहिए चाइना ने कोई साइड नहीं लिया, फिर वो मेडिएटर का रोल ले लिया। बिल्कुल। हम तो साइड ले लिए धड़ से, फिर उसको हम तुरंत साइड ले लिए। हाँ ना, अब ये हमको नहीं लगता है कि कूटनीति में थोड़ी जल्दबाजी हो गई। हाँ, वही या थोड़ा कंफ्यूज कर गए। शुरू में आप एक तरफ हैं, अब ये लगा कि मतलब इसको सब सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं बोलेगा जी, इसलिए हम ये बोल देंगे। अब आप देख लीजिए, इजराइल का सिक्योरिटी का मसला है, तो और भी कंट्रीज हमको सिक्योरिटी दे रही है। इजराइल इतना, मैं इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जब वो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से देखता हूँ, इतना बड़ी कंट्री को इजराइल क्या सपोर्ट कर पाएगा, कितना कर पाएगा? हमारा जो जितना विशाल, हाँ, मल्टी कल्चरल, कितना कर पाएगा? मल्टी प्रॉब्लम, मतलब इतनी बड़ी विशाल इकोनॉमी को आप थर्ड इकोनॉमी होने जा रहे हैं, और एक छोटे से मतलब 1 ट्रिलियन भी नहीं जिसकी इकोनॉमी है। तो साउथ की लड़ाई दूसरी है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर की लड़ाई अलग अलग डेमोग्राफिक लड़ाई है। एक इजराइल किस किस मोर्चे को कितना आर्म सप्लाई करेगा? अभी एक सबसे बड़ी जो खबर निकली है वो ये कि अमेरिकन आर्म्स जो है हमास के पास मिले, वो एडवांस जो लेके गए अंदर, वो कहाँ से आया? वो ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था उसको स्मगल करके ब्लैक बाजारी से ईद के पास यहाँ पहुंचाएगा। और तो कह रहे हैं पुतिन ने उसको कैप्चर किया, यहाँ सप्लाई कर दिया। पुतिन तो पहले ही से कर रहे थे, जो सब ग्रेड के जो उनके जो है वेपन्स पकड़े जा रहे थे उसको ईरान को दे रहा था। ड्रोन है, ये चाहे एकदम मिसाइल्स हैं, ये है वो जो भी फुटे हुए रहते थे उसको ईरान, मतलब एक इसको स्टडी करो। इस रूट को समझने की जरूरत है, मुझे लगता है ये बड़ा जटिल रूट है। एक बड़ी बात आपने कही कि हाँ। जो इलीगल आर्म्स ही कहेंगे एक तरह से, हाँ। युद्ध में जो छीना हुआ है, पकड़ा हुआ जो आर्म्स है, उस आर्म्स का किस रूट से कहाँ जा रहा है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है पूरे विश्व के लिए। अब जो है मतलब पता नहीं कहाँ तक की बात सही है कि चेचन फाइटर भी रशिया छोड़ भेजने को तैयार है। सबसे इसमें तो एक और एंगल आ गया, वो भी 4-5 दिन पहले वो खबर आई थी कि तालिबान के जो सो कॉल्ड विदेश मंत्री हैं उससे ईरान ने संपर्क किया और उनकी मदद मांगी है कि आप आइए और ईरान करेगा इसमें कूदिए। तो ईरान एक तरह से एक्टिवेट कर रहा है उन तमाम लोगों को, क्योंकि अगर हो सकता है कि ईरान सबसे पहले मान्यता दे दे तालिबान शासन को। चाइना तो दे चुका है जी, अभी देखे फिर नहीं, ऑफिशियली तो इस तरह से नहीं है, किसी दुनिया की रही है अपने किनारे जो लड़ाई ईरान में ना आए, लड़ाई कहीं और लड़ी जाए। जी जी। अगर यहाँ लड़ाई नहीं होगी, घर के बाहर लेबनान में लड़ाई नहीं होगी, सीरिया में नहीं होगी, गाजा में नहीं होगी, तो वो लड़ाई उसके घर में आएगी जी। तो ये इसीलिए वो प्रॉक्सी, जैसे कि फायरवॉल बनाए हुए थे प्रॉक्सीज का, उस तक नहीं पहुंचे, उस तक ना पहुंचे, लड़ाई लड़ के वहीं खत्म हो, वहीं हम पैसा देते रहेंगे। हमारा फलस्तीन का जो रिलेशन है वो आज़ादी से पहले का है। बिल्कुल। आज़ादी में कॉलोनिज्म के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ मिल के एक आए थे साथ में जी। उसको गांधी जी ने उसी तरीके से कहा कि फलस्तीनियों का जो है फलस्तीन उसी तरीके से जैसे फ्रांसीसियों का और इंग्लैंड के लोगों का है। दूसरी बात जो है, हम नेहरू को हटा देते हैं। जी, जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्पीच जो है दौड़ रही है, तो हमने सारी चीजें समझ के एक इक्वी बैलेंसिंग की पॉलिसी की जी। हम किसी का पक्ष नहीं ले गए, लेकिन जो सही चीज होगी उस पर हम संतुलन की नीति हमारी थी। हमने उस संतुलन को, शक्ति संतुलन, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई हिंदुस्तान जो है फलस्तीन के प्रति, मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि जैसे कि कतर ने भेजा ह्यूमैनिटेरियन, टर्की ने भेजा, वो जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए। अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर चाहे आप दोनों पक्ष को भेजें, लेकिन जाना, क्योंकि फिर चाइना जो है मैदान मान लेगा। जी जी जी। अभी उसका फॉरेन मिनिस्टर विजिट करने वाला है। सही बात। तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय में जो इस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको इस पहलू पर विचार करना चाहिए जो आप कह रहे हैं। जनमत जो है पूरा फलस्तीन के साथ हो गया है, पूरा जनमत पूरा। आप देखिए जो है फ्राइडे की प्रेयर के बाद जो है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, और चाहे अदर कंट्री में रेड सी के उधर हो, पूरा एकदम बहुत बड़ी भीड़ जो है इकट्ठा हुई है। लेकिन फिर भी देखिए, तो अपने देश की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हम तो यहाँ उसको दूसरे दृष्टि से लोग देखते हैं, वोट बैंक में बदलने की भी कोशिश करते हैं, चुनाव में भी उसका इस्तेमाल हो, ये भी जताने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये जो
सो कॉल्ड यहाँ पर राष्ट्रवाद वहाँ भी है, हमारा राष्ट्रवाद भी है। हमारे लिए मणिपुर उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट इजराइल हो गया है। तो कई सारे पेच भी इसमें हैं जो देश में हमारी साथ चल रहे हैं, शासन चल रहा है, उसके साथ साथ चीज़ों की चल रही हैं। तो बहुत अच्छा ये डिस्कशन रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आपने की, बहुत सूचनाएं दी मुझे आपने। भी एक अच्छा मौका मिला कि आप जो लेख लिखते हैं, वाकई में जो आप लोग लेख जो लिखते हैं वो अंग्रेजी अखबार भी उस तरीके का लेख नहीं दे पाता। तो बहुत इस चीज़ शुक्रिया, ने बहुत शुक्रिया, मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं भी आपके साथ बैठ लूँ। चलिए, संजोग है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बहुत अच्छी बातें करने के लिए। आप एक दिशा दे रहे थे अपनी पूरे डिस्कशन में। उम्मीद है भारतीय विदेश मंत्रालय इसको ध्यान से सुनेगा और कुछ डॉक्टर जाकिर हुसैन के सुझावों पर ध्यान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। थैंक यू।